अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फैसलाबाद इंडस्ट्री का शहर है, मजदूर का शहर है, ताजर का शहर है, लेकिन तीनों इस वक्त पिसे हुए नज़र आते हैं और तीनों का इंटरलिंक है आपस के अंदर, क्योंकि इंडस्ट्री ताजर चले, कारोबार चलेंगे और ये कामयाब होंगे तो ही मज़दूर को रोज़गार मिलेगा। लेकिन इस वक्त ताजर परेशान है, मार्केट्स के अंदर मकामी मंडियाँ जो हैं वो भी बदतरीन इस वक्त बहरान का शिकार है, जबकि इसके साथ साथ जो बरामदी सनत है वो भी शदीद मुतासर होती नज़र आ रही है। मार्च की बरामदी रिपोर्ट ने फरवरी के मुकाबले में देखें तो शदीद बहरान नज़र आता है। पिछला साल तो था ही मंदे का, अगर उससे पिछला साल देखें तो हमारी बरामदात भी कम होती नज़र आ रही है। हुकूमती दावे 50 अरब डॉलर या 100 अरब डॉलर के नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में हम 31 अरब डॉलर का जो टॉप टारगेट अपना है उसको भी छूते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी 60% ज़ायद हिस्सा रखने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त बहरानों का शिकार है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 60% ज़ायद हिस्सा फैसलाबाद के अंदर मौजूद है। जब बात हम करेंगे तो फैसलाबाद ऐवान सनअत तजारत और सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट नेटवेयर आता है, जिसे पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन कहते हैं। तो दोनों के PHMA के साबिक चेयरमैन रह चुके हैं, जबकि चैम्बर के भी साबिक प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सैयद ज़िया अलमदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शाह जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। शाह जी, इस वक्त सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि रुई की पैदावार अच्छी हुई तो सब ने उम्मीदें बांध ली, जैसे इंडस्ट्री का रिवाइव हो गया शुरू, कि अब बड़े अच्छे दिन आएंगे। तो क्या रॉ मटेरियल का खुद से खुद मुख्तार हो जाना और रॉ मटेरियल का बाकी अवेलेबिलिटी होने से इंडस्ट्री का कुछ रुझान बेहतर हुआ है? सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारा इस वक्त जो बड़ा हॉट इशू है, ख़ास तौर पे ये ईद के दिन थे तो हमारा ख्याल था कि लेबर और इंडस्ट्री बड़ा ज़बरदस्त फ्लोरिश होकर चलेगी, लेकिन बड़ी मायूस कुन हालात हैं। उसकी सबसे बड़ी बेसिक रीज़न ये है कि रॉ मटेरियल, आपने, मैं कल भी आपके टीवी पे देख रहा था कि विस्कॉस की कोई बात कर रहा है, कोई कॉटन की बात कर रहा है। हालांकि हम भी बड़े पुरुमीद थे कि कॉटन अच्छी हुई है, लेकिन हुआ क्या है कि कॉटन अच्छी हुई है एट व्हाट रेट। इस वक्त हमारे जो रेट हैं वो इंडिया से भी ज़्यादा हैं, तुर्की से भी ज़्यादा है, तो मैं उज़्बेकिस्तान से भी ज़्यादा है, तो बहुत सारा चाइना से भी ज़्यादा है। तो जब हमारा कॉटन ही पाकिस्तान की एक स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि पोलिएस्टर तो डेफिनेटली हम चाइना से कम्पीट नहीं कर सकते। और अब कॉटन की इतने मिलियन बेल होने के बावजूद वो इस कॉस्ट पे चली गई है कि वो हम मार्केट में कम्पिटिटिव ही नहीं रहे। सही होगा। अब उसकी रीज़न ये नहीं है कि कॉटन हमारे मुल्क में जो है वो कम हुई है, उसकी मेन रीज़न ये है कि जो कॉटन है उसने कन्वर्ट होना है यान में। बिल्कुल। उसने दो तरह का उसका जो इनपुट है एनर्जी का, उसका एक रॉ मटेरियल कॉटन है, दूसरा रॉ मटेरियल एनर्जी है। तो जब उसकी गैस की प्राइस 3700 समथिंग है इस वक्त MMBTU, जो हमें ये दे रहे हैं, मैं आपको बिल दिखा सकता हूँ। इसी तरह बिजली की प्राइस जो है वो 63 रुपये यूनिट है। तो इस प्राइस पे जब हम यान बनाएंगे तो हम दुनिया से महंगे हो जाएंगे। मतलब एक कभी आज तक नहीं हुआ, हमें इतने साल 4 डेकेड हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, आज तक ये कभी नहीं हुआ था कि हमारी प्राइस टर्की से बढ़ जाए। टर्की का मतलब यूरोप है। तो इस वक्त हमारा जो रॉ मटेरियल है वो टर्की से भी ऊपर जा चुका है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये काज बना है हमारी इंडस्ट्री का, और हम एक्सपोर्ट में जो इस वक्त बज़ाहिर मैं देख रहा था, कल एक चल रही थी कि हमारा 9 महीनों में हमने कुछ गेन किया है, और खुदा के बंदो आप किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? पिछले साल डाउनफॉल था, हमने डाउनफॉल को कुछ इम्प्रूव किया है। रिकॉर्ड एक्चुअली तो हम आज भी, जब हमारा 31.79 बिलियन डॉलर को हमने टच किया था, उसके लिहाज से तो आज भी हम 8-10% पीछे हैं। तो हमें बजाय इसके कि 2 साल में 40 बिलियन को टच करते, या हमारे जो बाद मिनिस्टर हैं वो बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हैं कि हमारे अंदर 100 बिलियन डॉलर का पोटेंशियल है। मैं हैरान होता हूँ बात करने वालों पे भी, और जो आगे लोग सुन रहे होते हैं उसी वक्त उनसे नहीं पूछते कि भाई ये किस बेस पे आपने बात की। तो ये जो मजाक अब बंद होना चाहिए, रियलिटी बेस होना चाहिए। पहले ये होता था, हमारे पास डिस्कशन होती थी यान की प्राइसेस, इनको कैसे मेंटेन करना है,
इंडिया से हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब सारे का सारा जो इधर अगर आएगा भी वो वाया दुबई आता है, वो भी महंगा हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग डायरेक्ट इंडिया से ख़रीद रहे हैं, वहाँ बिजली सस्ती है, वो बांग्लादेश में सी रहे हैं, तो पाकिस्तान का सारा बिज़नेस जो है वो इंडिया बांग्लादेश यूरोप या इंडिया बांग्लादेश अमेरिका यहाँ शिफ्ट होता जा रहा है। तो ये इसकी मेन रीज़न है। इसके अलावा अगर आप समझ लें जो दूसरे मेन इशू हैं, उनमें सबसे बड़ा पहला ये था रॉ मटीरियल, दूसरा मैंने जिस तरह आपको एनर्जी का बताया, और तीसरा इस वक्त ये है कि यहाँ पे जो दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई है, सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा इशू है। आप यकीन करें, मेरी मशीनरी आई थी, मेरे रेक्टर चाइनीज़ आए हुए हैं, मैं जब तक वो सेफ जगह पे पहुंच ना जाए, अब मैं ये नहीं बता रहा कि कहाँ ठहरे हैं, उनको गाड़ियाँ जाती हैं साथ, छोड़ के आते हैं, सुबह लेके आते हैं, वो आज वापस चले गए हैं तो खुदा का शुक्र किया है कि खैर खैरियत से वापस चले गए हैं। इस हालात में फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन रिमिटेंस, लोगों का इंटरेस्ट, जो यहाँ पॉलिटिकल पोजीशन है, यहाँ अदलिया परेशान है, यहाँ पे पुलिस वाले परेशान है, वहाँ पे हर बंदा जो है, वो जो मिनिस्टर है वो कहता है मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, मेरी बात नहीं मानता, जो अपोजिशन में है वो कहता है हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। अच्छा, अब मुझे ये नहीं समझ आती, पहले कोई पूछ गिछ होती थी, हम किसी से बात करते थे कि हमारा ये इशू है, अब हम जिससे बात करते हैं वो कहते हैं IMF के पास जाएं। ओ भाई, अगर आपसे नहीं मुल्क चल रहा तो आप जान छोड़ दें। आप अच्छा, इसके अंदर बड़ा एक सवाल ऐड कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने IMF का जिक्र किया, क्या हकीकत में आप क्योंकि मौशत को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, क्या यकीनन IMF की ये शराइत हैं या वो ऐसे ही ब्लैकमेल कर रहा है, या IMF का एक ढंडोरा पीटा जा रहा है आवाम के सामने? बिल्कुल IMF का ढंडोरा पीटा जा रहा है, ये इनकी अपनी नालायकी है। और जब ये कहते हैं कि ये आप जब भी गवर्नमेंट आई, मैं इस वक्त आप समझ लें पीपल पार्टी और नून लीग, ये पिछले 50 साल से हैं, आप 1971 से लेके आज तक ये दो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसमें 3.5 साल खान साहब के हैं। वो कई बार बात हो चुकी है उन दिनों में, जिस तरह इंडस्ट्री प्रमोट हुई, जिस तरह एक्सपोर्ट प्रमोट हुई, वो 3.5 साल निकाल लें। बाकी जो 47 साल हैं, ये दोनों पार्टियां थी ना, और इन 47 साल में IMF से इन्होंने लोन लिया। अगर वो लोन जो है वो आपने मिस हैंडल किया है तो उसमें पब्लिक का तो कोई कसूर नहीं है। और हर बंदा जब भी वो मुल्क में हुक्मरान बनता है तो वो कहता है कि मुल्क क्राइसिस में है, मुल्क का बहुत बुरा हाल है, फाइनेंशियल हम बहुत डिस्टर्ब है। ओ भाई, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अरबाब इख्तियार जो है उनको भी सोचना चाहिए कि भाई अगर यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने तो नहीं IMF से लोन लिया। IMF इज़ लाइक बैंक। मैं बिल्कुल IMF को ब्लेम नहीं करता, वो एक बैंकर है, उसने आपको पैसे देने हैं, उसने अपनी किस्त लेनी है। हम देखें इंडस्ट्री जो है इस वक्त 22 और 3 ऊपर डाल लें, 25% इंटरेस्ट, जो हमारा तीसरा इशू था वो होता है हमारा जो इस वक्त बैंकिंग इंटरेस्ट है, तो 25% इंटरेस्ट दे के भी इंडस्ट्री कुछ ना कुछ चल रही है ना। तो मैं समझता हूँ कि IMF पे ब्लेम नहीं, ये दोनों जो इस वक्त हुक्मरान में है, ये माशाल्लाह पहले अकेले एक्सपोज हुए हैं, अब ये इकट्ठे एक्सपोज हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी जल्दी हो उन लोगों के हुकूमत दें जो कि इस मुल्क को चला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सैयद ज़िया अलमदार साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही ब्रीफली बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने समेट लिए और समुंदर को कूजे के अंदर बंद करते उन्होंने ये कहा कि अगर किसी से गवर्नमेंट बिलाशुबा जो हुकूमत इस वक्त बैठी है, क्योंकि इलेक्शंस के फ़ौरन बाद बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि फाइनेंशियल टीम आएगी। मैं प्रोग्राम के अंदर ये सवाल पहले भी रखा हुआ था कि ये पूछना बड़ा इस वक्त जायज़ है कि इन्वेस्टर कहाँ हैं। तो शाहजी ने कवर किया कि जब एक इन्वेस्टर को मतलब लेने वाले पैसे देने को वाले को, मतलब जो ले रहा है बैंक से, उसे 25% देना पड़ेगा, जिसने रखवाया है वो 20-22 लेकर सुकून से घर बैठा, तो इन्वेस्टर मार्केट से आउट होकर बैंकों की तरफ गया है और पैसा
स्टेक हो गया एक स्टिल एक पोजीशन के ऊपर जाके, जिस बिना के ऊपर मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन ऑफ मनी जो है वो रुक गई है और मईशत हमारी डगमगा रही है, जो इस वक्त मईशत के ऊपर शदीद मनफी असरात मुरतब कर रही है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान की इस वक्त मईशत की बैकबोन है, वो इस वक्त शदीद बुरानों में, लेकिन एक चीज़ उन्होंने कैटेगोरिकली कही कि मसल्स मौजूद हैं, कैपेसिटी मौजूद है। अगर 25% देने के बावजूद इंडस्ट्री चल रही है तो यकीन मानिए ये इंडस्ट्री के अंदर कैपेसिटी मौजूद है। रिलीफ दें, पॉलिसी दें और बेहतर चीज़ें लेके आएँ स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर, ताकि मुल्क के लिए ये इंडस्ट्री चले और पाकिस्तान की मईशत सही डर के ऊपर आगे बढ़ सके। इसी साथ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ फारूक यूसुफ साहब मौजूद हैं, साबिक सीनियर नायब सदर फैसला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। फारूक भाई, जब हम इंडस्ट्री पे बात करें, डेफिनेटली इस वक्त बरामदात कम हो रही हैं। अगर देखें तो इस महीने मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक दरामदात बढ़ी हैं, तजारती खसारा बढ़ता नज़र आया। 24% सिर्फ एक माह के अंदर तजारती खसारा नज़र आया है। तो किस तरफ आपको लगता है ये इंडस्ट्री का रुख जा रहा है? और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि हब है पाकिस्तान की, टोटल बरामदात का 60% मजमूई रख रहा है, उस 60% में से मोर दैन 60% फैसलाबाद के हिस्से में है। और इसी टोटल का देखें तो 70% इम्पोर्ट के ऊपर दारोमदार है। आप क्या प्रोडक्ट कर रहे हैं आने वाले महीनों के अंदर? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हालात वाक़िअत इस वक्त चल क्या रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया बिलाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल देखें, इस वक्त आपको पता है, बल्कि हम सब जानते हैं बखूबी कि नई गवर्नमेंट आने के बाद भी जिस तरह टेक्सटाइल सेक्टर मुश्किलात का शिकार था, स्टिल अभी भी उसी तरह ही टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो मुश्किलात का शिकार है। और आप एक्सपोर्टर ले लें तो उनसे आप डिस्कशन करें, आपको पता चलेगा कि इंपोर्ट या तो वो रेट टू रेट अपने मालों को सेल कर रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री चलानी है, आपके पास लेबर हैं, आपने उनको घर नहीं बैठा सकते, लेकिन अर्निंग जो है वो एक्सपोर्टर नहीं कर रहे हैं, मुश्किलात में है। अब इसी तरह जो इम्पोर्टर है वो इम्पोर्ट, आपको पता है कि कई सालों से 2-2.5 साल से गवर्नमेंट ने ऐसे पॉलिसियाँ बना दी हैं, बल्कि स्टेट फार्वर्ड भी रिफ्यूज़ करते रहे। स्टिल अभी भी कोई अच्छे हालात नहीं है कि आप कहें कि इम्पोर्ट जो है आप फ्रीली कर सकते हैं। ऐसी आइटम्स जो कि आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने में सपोर्ट करती हैं। अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर को स्पेसिफिक देख लें तो आपकी जो लेटेस्ट मशीनरी हैं उनकी एलसियाँ नहीं ओपन हो रही, और अगर ओपन हो रही हैं तो उसमें ऐसे बैरियर्स लगा दिए जाते हैं, ऐसी मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं कि आप बैक फुट पे चले जाते हैं कि नहीं मैं ये इंपोर्ट करते हैं नहीं, मैं मतलब और वे देखता हूँ अपने बिज़नेस का, तो वो इम्पैक्ट आ रहा है आपके एक्सपोर्ट पे, क्योंकि वो मशीनरी जब लेटेस्ट मशीनरी आएगी आपकी प्रोडक्शन इन्हांस होगी और आपके आर्डर जो हैं वो टाइम पे आप डिलीवर करेंगे। सो ये एक ऐसा लिंक है इंपोर्ट का और फिर एक्सपोर्ट के साथ कि अब जब आप ऐसी आइटम्स को, ऐसे रॉ मटेरियल को बैन करते हैं या बैरियर्स लगाते हैं जो आपके एक्सपोर्ट को बढ़ाने में सपोर्ट करती हैं, तो अल्टीमेटली आपका वो जो गोल सेटिंग है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़े, आपका रेवेन्यू जो है, आपको डॉलर चाहिए पाकिस्तान में, तो जब तक ये एक्सपोर्ट नहीं बढ़नी, ये हम सब इस पे मुत्तफिक हैं। इवन गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी, हुकाम बाला भी इस पे मुत्तफिक हैं कि हमारे पास वाहिद रास्ता इस मुल्क की इकॉनमी को ठीक करने का यही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ाएं। अदरवाइज़ ये ट्रेड डेफिसिट है, इसको हम देख रहे हैं कई अरसों से, हम कई दहाइयों से देखते आ रहे हैं कि हम IMF के पास जाते हैं, लोन लेते हैं, कर्ज़े लेते हैं, और ट्रेड डेफिसिट को कभी हमने सोचा नहीं है कि इसको राइट वे क्या है इसको कम करने का। ऐसी इंपोर्ट पे हम खतगन लगाते हैं जो आपको इंपोर्ट स्टेज पे आपको रेवेन्यू जनरेट करके देती है। वो टैक्सेस भी आपके जो आपने कलेक्ट करने हैं वो टैक्सेस भी आप नहीं ले पाते, और फिर आगे एक्सपोर्ट भी कम होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने हमेशा ये बात की है, और अभी भी मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी हुकाम बाला से कि आप रियल स्टेक होल्डर को साथ में और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो ट्रेड के ज़रिए, कर्ज़ों के ज़रिए नहीं, ट्रेड के ज़रिए आपके ट्रेड डेफिसिट को कम करें, हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जिससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़े। और ये मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा काम है कि हम कर नहीं सकते, हमें फेयर इनफ डिसीजन लेने होंगे,
हमें ऐसे स्टेक होल्डर नहीं जो आपकी मनपसंद, आपके चाहने वाली राय आपको दें, आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, ऐसे स्टेक होल्डर नहीं, जो रियल स्टेक होल्डर उनको लें, वो इंशाल्लाह ऐसा रास्ता देंगे कि आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, इस मुल्क की इकॉनमी जो है वो भी बेहतर होगी। अच्छा फ़रूक भाई, आपसे एक बड़ा अहम सवाल पूछना था कि जब भी हम एक्सपोर्टर के पास जाते हैं तो वो चाहते हैं कि हम मुतबादिल एनर्जी सोर्सेज यानी कि सोलर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमें दरामद नहीं करने दिया जा रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप तो मारूफ इम्पोर्टर हैं, आपका कारोबार इससे वाबस्ता सारा है, तो क्या यकीनन तौर पर इसमें कोई कदगने हैं कि सोलर जो अल्टरनेट सोर्स है एनर्जी का, जहां इंडस्ट्री अपने पाँव पे आ सकती है, बेस्टर्न इंडस्ट्री जो चल रही है वो सिर्फ सोलर के सहारे चल रही है, हमारे पेट्रोल पंप्स के जो चल रहे हैं सोलर के सहारे चल रहे हैं, जो घरों में बिजली का बिल देने के काबिल नहीं है वो सोलर के सहारे चल रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त सोलर की इंपोर्ट में? बिलाल, प्रॉब्लम्स नहीं है, बेबहा प्रॉब्लम्स। देखिए, हमारा अलमिया है बिलाल, किसी भी फील्ड को हम उठा लें, हमारा अलमिया है, हमने कभी भी प्री प्लान चीज़ों को स्टार्ट नहीं किया, हमने कभी एनालिसिस नहीं किया कि अगर हम इसकी इंपोर्ट करने लगे हैं तो हमने किस लेवल पे जाके करनी है। देखिए, गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाया, पहले इसकी इंपोर्ट खोल दी। मैं समझता हूँ कि वी आर लकी अनफ कि हमारे पास एक ऐसा सोर्स आया कि हम अब एनर्जी क्राइसिस से निकल सकें। गवर्नमेंट में इस पे सेल टैक्स ज़ीरो कर दिया, ड्यूटियाँ नहीं लगाई, इंपोर्ट आ गई, इंपोर्ट होनी शुरू हो गई, इंडस्ट्री पे लगने शुरू हो गए। आप देखें कि एनर्जी क्राइसिस भी इससे कुछ शेयर इसने लिया, कम हुए, लेकिन फिर आपने इसको बैन कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग का नाम दे के। लेकिन आप उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त आपकी पॉलिसियाँ कहाँ थी? क्यों नहीं आपने बनाई जब ये कुछ ऐसे अनासर जो कभी भी हमारी इकॉनमी को, इस मुल्क को जो इस्टेब्लिश होता नहीं देखना चाहते, नहीं चाहते ये मुल्क खुशहाल हो, वो ये गलत काम करते हैं, राइट वे नहीं इस्तेमाल करते, उसी वक्त उनको रोकना चाहिए था। मॉनिटरिंग उसी वक्त होनी चाहिए थे। फिर हुआ क्या कि उस आपके बैन में वो लोग जो रियल बिजनेसमैन थे, जो वो भी मुतासर हो गए, उनकी भी आपने इंपोर्ट रोक दी। और अभी स्टिल जो है बहुत सारे बैंक जो हैं वो इसकी एलसी ओपन नहीं कर रहे। मोर देन 90% बैंक्स कहते हैं जी नहीं, हम ये सोलर का काम नहीं करते। बहुत से हमें प्लेंटीज डली भी हैं, कुछ बैंक्स काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके तवसत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये एक ऐसा सोर्स है जो एनर्जी क्राइसिस से हमें निकालता है। 60 रुपीज़ पर यूनिट जो है ये आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप सोलर को इसका प्लान करें। फिर मैं वही बात करूंगा कि आप रियल स्टेक होल्डर्स को, जो इसके इम्पोर्टर हैं, उनको लेके बैठें, इंडस्ट्रियल्स को लेके बैठें, उन्हें इंपोर्ट करने दें, कमर्शियल इंपोर्ट भी होने दें, उन्हें एक पाथ दे दें, उन्हें एक वे दे दें कि ये आपका वे आउट होगा, आप इंपोर्ट करें। और देखें, हर बंदे को, छोटे तबके को भी, छोटी इंडस्ट्री को भी, घरों में भी जब खुद के फील हो जाएंगे तो गवर्नमेंट एक इस टेंशन से तो बचेगी ना कि हमने बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना है। तो अल्लाह ने हमें एक सोर्स दिया है, हमें इसको राइट वे से, वंस अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका तरीक़ाकार बनाना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा हमारे पास सोर्स है, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, ये सारे बैन जो है इनको हटाने चाहिए। एक बड़ा अहम फिर पॉइंट है कि शरह सूद बहुत डिस्कस होता है हर जगह कि इस वक्त इलेक्शंस के बाद हर कोई उम्मीद रखता है तो जब भी कोई नया इलेक्शन है तो इन्वेस्टर एकदम बाहर आता है, कारोबार चलना शुरू हो जाते हैं, फ्लो ऑफ मनी आता है। लेकिन इस इलेक्शंस के बाद वो माहौल नज़र नहीं आ रहा। तो जब भी किसी मौशी तजियाकार से या कारोबारी शख्स से बात करें तो एक ही पॉइंट कहता है कि शरह सूद इतनी ज़्यादा है कि लोग बैंकों में पैसा महफूज समझ रहे हैं, कारोबारों में नुकसान समझ रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टर बाहर निकलना नहीं चाह रहा। बिल्कुल सही कहा। देखें, ये अभी जो आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त आम आदमी की ज़ुबान पे भी यही बात है, क्योंकि अवेयर हो गई, लोगों को अब अवेयरनेस आ गई है कि क्या वजह है हमारी इकॉनमी ठीक नहीं हो रही, गवर्नमेंट क्या कर रही है। वो बातें नहीं रह गई, वो चीज़ें नहीं रह गई कि हम कहें कि अब लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अब हर बंदे को अवेयरनेस है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब आपको बैंक 22% पे देता है तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं घर से निकलूँ, अपनी किसी को क्रेडिट दूं, किसी से लेना, किसी से देना, इतनी टेंशन लूँ। मैं बैठा हूँ ऑफिस में, ठीक है, अभी इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, वो एक सूद का डर होता था, लोग वो भी निकल गए, उससे भी निकल गए हैं, कहते हैं रखें जी सेव, हमारे पैसे भी महफूज हैं। लेकिन हुआ कि आपका कैश फ्लो कम हो गया। बिल्कुल, आपका कैश फ्लो जो है, जो एक सर्कल चल रहा था, वो उससे पैसा बाहर निकला। और लोगों ने पहले इसको प्रॉपर्टी में लगाया, प्रॉपर्टी का काम नहीं है,
तो बैंक जो है वो भरे पड़े हैं। लिहाजा वंस अगेन वही बात है, बारहा हम यही कहते हैं कि ये पॉलिसियों का फुकदान है। या तो हम बहुत ऐसी पॉलिसियाँ बना देते हैं कि जो कि फेवरेबल होती हैं बिज़नेस कम्युनिटी के, या हम ऐसी पॉलिसियाँ बना देते हैं कि जो इन बिज़नेस कम्युनिटी की फेवरेबल नहीं होती, टोटली गवर्नमेंट की फेवर में जा रही होती हैं। हमें दरमियान का रास्ता निकालना है जिससे मुल्क भी चले। और एक बात तो तयशुदा है, आपका बिजनेसमैन अगर फ्लरिश नहीं करेगा, अगर उसका काम नहीं चलेगा, आपकी इकॉनमी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। आपका बिजनेसमैन ही आपका रियल स्टेक होल्डर है, आपको खड़ा कर सकता है, आपकी मुल्क की इकॉनमी को, आपके मुल्क को आगे लेके जा सकता है, क्योंकि वही एक्सपोर्ट का एक वाहद हमारे पास सोर्स है आपका बिजनेसमैन। तो हमें उसे हर हाल में फैसिलिटेट करना है। अभी ताज़ा आपने पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया, लोग देख रहे थे, एक आस थी गवर्नमेंट आएगी, चीज़ें से जो है वो ठीक होंगी और जो है कि जो इतनी इन्फ्लेशन है ये कम होगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी भी वक्त है कि गवर्नमेंट जो है वो रियल स्टेक होल्डर के साथ बैठे और राइट पॉलिसीज़ बनाएं, तो इंशाल्लाह हम राइट वे पे चलते हुए मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। फारूक यूसुफ साहब कहते हैं कि बहुत सारी उम्मीद के ऊपर सब दुनिया कायम होती है, लेकिन इनका कहना है कि राइट पर्सन ऑन द राइट डेजिग्नेशन और फिर राइट स्टेक होल्डर्स को राइट पॉलिसी के अंदर शामिल किया जाए तो यकीन तौर पर मुल्क के लिए बहुत सारे ऐसे मौके हैं कि आगे बढ़ भी सकता है। और इन मुश्किल हालात में भी अगर हम नहीं सीखते तो यकीन तौर पर फिर वक्त बहुत हमारे हाथ से गुजर जाएगा। ऑलरेडी हम पछतावे के अलावा अभी कुछ बाकी नहीं है, लेकिन यकीन तौर पर मसल्स मौजूद हैं इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं, वो चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर ठीक हो जाए, वो चाहते हैं उनका सरमाया बचा रहे, तो वो चाह रहे हैं कि कुछ बेहतर हो, लेकिन पॉलिसी साजी के अंदर बेहतरी बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल की, एनर्जी कॉस्टिंग की, तो बहुत ज़रूरी है कि फैसलाबाद के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी यॉन मार्केट फैसलाबाद है, उसकी भी बात करें। कैसे शमस गुच्छा साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि सेंट्रल चेयरमैन है पाइमा पाकिस्तान के। गुच्छा साहब, क्या हालात वाक़यात है इस वक्त? इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं कि यॉन रॉ कॉटन तो अच्छी हो गई, लेकिन जब उसे प्रोसेस करते हैं, उसे यॉन के अंदर लेके आते हैं तो एनर्जी कॉस्टिंग बहुत महंगी है, काम नहीं हो पा रहा। हालात इस वक्त मंडी के क्या चल रहे हैं, ज़रा उसके ऊपर ब्रीफली हमें बताएंगे कि मंडी अच्छी चल रही है या हालात वाक़या यकीनन तौर पर कुछ बुरे हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी जो यार्ड मार्केट है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और इस मार्केट की जो रूट्स हैं पूरे पाकिस्तान में है। बिल्कुल। तो जैसा कि कराची में यार्ड मार्केट है, मुल्तान में है, लाहौर में भी है, और मेन जो इसका जो है वो फैसलाबाद में हमारा ये मरकज़ है इसका। जैसा कि अभी आपने जो बात की है तो यार्ड की प्राइस की और जो महंगाई की सूरत हाल की, तो सबसे पहली वजह यह है कि जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त बिजली की बहुत प्राइस ज़्यादा है, और हर रोज़ जो है आने वाला दिन जो है वो बिजली की प्राइस बढ़ा रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने गैस की प्राइस बढ़ा दी है, बिजली की प्राइस बढ़ा दी है, और साथ साथ हमारे जो रॉ मटेरियल जो बाहर से आ रहे हैं हमारे पास मंगवाने के लिए वो फाफर है, हमारे पास डॉलर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो हमें बाहर से रॉ मटेरियल आ रहा है, जो हमारे यहाँ लोकल हमारे जो प्रोडक्शन हो रही है, उसकी कास्ट ऑफ जो प्रोडक्शन कास्ट ऑफ जो प्राइस है बहुत इस वक्त कॉस्टली आ रही है। आप अंदाज़ा करें पाकिस्तान में लेट से अगर 100% टेक्सटाइल स्पिनिंग मिलें चल रही, इस वक्त हमारी 50% हमारी स्पिनिंग मिल 50% बंद हो चुकी है, 50% बंद हो चुकी है, और सिर्फ एनर्जी उसका रीज़न है। सबसे मेन वजह एनर्जी है। एनर्जी की वजह से हमारी 50% हमारी जो स्पिनिंग मिल हमारी बंद हो चुकी है, और बाकी जो 50% मिलें जो चल रही हैं वो बिल्कुल आप समझ लें कि वो हैंड टू माउथ है। ज़ाहिर है उससे सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होने से जो हमारी जो प्राइस बढ़ेगी, इस वजह से यार्ड का जो रेट पहले से दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमारी जो है पावरलूम को परेशानी हो रही है, हमारी शटलेस को परेशान हो रहे हैं लोग, हमारे जो एक्सपोर्टर हैं उनको धागा महंगा मिल रहा है। ये सारा असल मेन मसला जो है हमारी स्पिनिंग मिल का है। जब तक उनको रॉ मटेरियल जो सस्ता नहीं मिलेगा, उनकी बिजली की प्राइस कम नहीं होगी। हाँ, सबसे इसके साथ मैं ऐड करूँगा बैंक इंटरेस्ट रेट। बहुत ज़्यादा वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई रेट हमारे पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट है, जो बिल्कुल भी है कोई कारोबार हम इससे हम कर नहीं। अच्छा, इंडस्ट्री के अंदर बाकी तो हम ओवरऑल ये कह लेंगे, हम ये कहते हैं जो इन्वेस्टर है वो आता है,
ये आपकी असल मंडी है जहाँ इन्वेस्टर आता है, जहाँ वो पैसा फेंकता है, उसे पता है यहाँ से मैंने यॉन ख़रीदना है, मैं कपड़ा बनवा लूँगा, अब विव करवा के अगर उसे बेचूँ तो भी महंगा बन सकता है, नहीं तो ग्रे क्लॉथ बेच दूँगा, नहीं तो प्रोसेस करवा लूँगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब बैंकों के अंदर इंटरेस्ट रेट इतना है, क्या इन्वेस्टर इस वक्त बैंकों के अंदर मौजूद है जो मार्केट में इस वक्त आ रहा है? देखिए जी, इस वक्त तो आपको पता है कि जैसा कि रियल एस्टेट में लोग बाहर निकले हैं वहाँ से, तो वहाँ पे काम शाम नहीं हो रहा है, और बाकी शोबे जो भी क्राइसिस में है वहाँ भी इतना काम शाम नहीं हो रहा। मोस्टली लोग जो हैं इस वक्त हमारा जो टेक्सटाइल का जो काम है उसमें लोग काफ़ी सारे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त फैसलाबाद जो यार्ड मार्केट है, आज से अगर 5 साल का आज का अगर कोई बैलेंस चेक करें तो इस वक्त हमारे पहले से हमारे डबल हमारे मेंबर्स यहाँ यार्ड मार्केट में हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि पूरा जो प्रोसेस जो है अंडर वन रूफ वो फैसलाबाद में है, साइज इंडस्ट्री फैसलाबाद में है, डाइंग इंडस्ट्री फैसलाबाद, बिल्कुल रॉ कॉटन से लेकर सिर्फ जिनिंग जनूबी पंजाब में है, बाकी स्पिनिंग से लेकर एंड वैल्यू एडिशन तक सब कुछ मौजूद है, सब सारा कुछ अंडर रूफ फैसलाबाद में है। इसलिए हमारे जो सराउंडिंग एरिया जितने भी हैं, हाफिजाबाद, जंग, खुशाब, जहाँ पे पावर लूम, जहाँ पे लोग टेक्सटाइल का काम कर रहे हैं, वो सारे फैसलाबाद में शिफ्ट हो गए हैं। इस वजह से फैसलाबाद जो है एक टेक्सटाइल का हब इस वक्त बन चुका है। और बाकी जो महंगाई वाली बात आप कर रहे हैं, बाकी जो हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग ऑफ हमारी बिजनेस है इस वक्त इतनी महंगी है, उसमें जो मैंने जिक्र किया आपसे इसका बैंक इंटरेस्ट रेट का, मेन मसला यही है कि जब तक हमारा जो बैंक का इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा उस वक्त जो हमारे हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। बल्कि देखें, हमें तो इलेक्शन से पहले बड़ी उम्मीद थी कि हमारी जो है गवर्नमेंट स्टेबल आएगी, इलेक्शन होंगे, एक बहुत ही अच्छी हुकूमत आएगी और हमारे मामला जो है ठीक होंगे। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इलेक्शन हुआ, उसके बाद अब भी हम इलेक्शन में सूरत जो है हमारी सियासी बहरान का शिकार है। कोई किसी हुकूमत की पॉलिसी वादे नहीं है, कल क्या उन्होंने करना है। इस वजह से हमारा जो कारोबारी तबका बहुत परेशान है। और जो सूरत मुझे इस वक्त जो हमने एक टारगेट जो गवर्नमेंट ने दिया है एक्सपोर्ट का, जो हमने वो टारगेट अचीव करना है, वो मुझे हाल हुआ नज़र नहीं आता, वो हम नहीं हासिल कर सकते। और बाकी हमारी जो लोकल मार्केट है वो इस वक्त बहुत बहरान का शिकार है। चंद स्पिनिंग मिल्स चल रही हैं, चंद पावर लूम चल रही हैं, उसकी वजह से हमारे जो कस्टमर है, आम जो हमारा जो बायर है, लोगों को कपड़ा महंगा मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो है सब देखने वाली हैं। अच्छा गुजर साहब, अगर ईद का हम लगाएं तो क्या आप एनालिसिस करेंगे अभी तक ईद, क्योंकि डेफिनेटली यॉन मार्केट की बात करें, ग्ले क्लॉथ की बात करें, या हमारी फैसलाबाद की 8 बाज़ारों की मार्केट बात करें, यहाँ से क्योंकि थोक का माल है जा चुका है अब तक ईद तक, तो ईद से पहले वाला माल कितनी गाहकी रही है गुज़िश्ता सालों की बनस्बत? देखिए जी, पूरे साल का जो होता है ना ये कारोबार का इंसार, वो एक त्यौहार पे बिल्कुल हमारी जो ईद उल फितर है ये अच्छी ईद लग जाएगी, क्योंकि पूरा डिपेंड करता है हमारी ईद पे। इस ईद पे लोगों ने 3-4 महीने पहले तैयारी करते हैं, कपड़ा पहले वो बनता है, फिर प्रोसेस होता है, फिर वो सारा एम्ब्रॉयडरी होता है, तो इस प्रोसेस को कुछ 4-5 महीने लगते हैं। तो आज से 4 महीने पहले तो हमारे बहुत अच्छे गए हैं, मार्केट में काम हुआ है, कपड़ा भी सही, लेकिन उसमें साथ साथ ये हुआ है कि हमारी जो प्राइस है पहले से डबल प्राइस हो गई है, कपड़े की प्राइस डबल ट्रिपल हो गई है, धागे की प्राइस डबल ट्रिपल हो गई है, एनर्जी की प्राइस बढ़ गई है, गैस की प्राइस बढ़ गई है। ये चारों पांचों चीज़ों ने इस वक्त इतनी महंगाई टेक्सटाइल की कर दी। आम आदमी जो बंदा जो टेक्सटाइल का जो पहले कारोबार करता वो बहुत मुतासर हुआ, उसकी बल्कि उसका जो कैपिटल है वो पहले से आधा रह गया। तो इस वजह से बाकी जो हमारे मामला है इस वक्त ईद की जो है वो हालात जो ठीक गए हैं, बाकी ईद के बाद जो हालात हैं वो कारोबार के ख़ास तौर पे टेक्सटाइल को मुझे अच्छे। अच्छा, ईद के ठीक गए हैं या पिछले सालों से कुछ बेहतर हुए हैं या मंदा रहा है? नहीं जी, पिछले साल इतनी महंगाई नहीं थी, इस वक्त अब बहुत महंगाई है, लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको बताया कि ईद हमारा ऐसा त्यौहार है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो बाइंग करे, वो ईद की खुशियों के लिए वो अपना वो भी जो बच्चों के लिए जो चीज़ें लेनी है वो इकट्ठी करें। तो इसलिए ईद का त्यौहार हमारा जो बेहतर हो जाता है, लेकिन ईद के बाद जो सूरत है वो बड़ी खतरनाक। अच्छा, हुकूमत के ऊपर तवक्कुआत थी कि जो भी हुकूमत आएगी इन्वेस्टर आ जाएगा बाहर, मामला चल जाएंगे, ना उम्मीदी क्यों है, मामला ठीक क्यों नहीं हो पा रहे? आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारी मशावरती कमेटियों में बुलाया जाएगा आपको भी, जिसमें PM भी बैठे होंगे, तो एडवाइस क्या आपकी आखिर पे? देखिए जी, एडवाइस मेरी ये है कि जैसे हमारे जो सियासतदान बैठे हैं उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, अपनी बेहतरी के लिए उन्होंने मसाके जो जमहूरियत किया, मसाके सियासत जो भी किया उन्होंने, क्या हम मसाके मशहद नहीं कर सकते? सही। सब सियासतदानों को देखें,
बात ये है कि अगर पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान ही होगा तो किस पर हम सियासत करेंगे, किस पर हम हुकूमत करेंगे? सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारी हुकूमत है, उनको चाहिए कि वो मईशत के लिए एक जो है एक सब स्टेक होल्डर इकट्ठा करके एक ऐसा फार्मूला बनाएं ताकि हमारी मईशत बेहतर हो। मईशत बेहतर होगी तो पाकिस्तान बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। कैसर शहमद गुच्छा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी तक के प्रोग्राम में तीनों मेहमानों ने, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ सैयद ज़िया आलमदार मौजूद थे, जबकि उसके बाद फ़ारूक यूसुफ साहब मौजूद थे, फिर कैसर शहमद गुच्छा साहब मौजूद हैं। सब एक ही जुमले के ऊपर ज़ोर देते नज़र आ रहे हैं कि मौसर हिकमत अमली, बेहतर पॉलिसी और एक रोड मैप बना दिया जाए, बिठा लिया जाए टेबल के ऊपर, टेबल टॉक की जाए, एक रास्ता मुतय्यन कर लिया जाए हमने करना क्या है। बिल्कुल इनकी बात सही है कि अगर सियासत को बचाने के लिए, मुल्क के अंदर आने के लिए, हुकूमत साजी के लिए मिसाक जमहूरियत हो सकता है तो मिसाक मईशत की बातें तो सब कर रहे थे, लेकिन मिसाक मईशत पे आने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? क्यों ये बैठ नहीं रहे जबकि स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए, मामला तय किया जाए ताकि पाकिस्तान की इस डूबती हुई मईशत की नाव को जो है वो पार लगाया जा सके। और साथ ये सिर्फ बचाना नहीं है बल्कि इसे मुस्तहकम फुटिंग के ऊपर लेके आना है ताकि आने वाले वक्तों में दोबारा हमें कोई ऐसा घिनौना वक्त देखने को न दरपेश आए जहाँ सिर्फ एक महीने का कारोबार हो और फिर 11 महीने बैठकर आप मुंह देखें कि कौन सा महीना अंदर तुक्का लगेगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। हालात वाक़यात मार्केट्स के अंदर इस वक्त डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं। एक दिन प्रोग्राम पावलूम पे भी करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो ईद से अगले दिन भी हो सकता है, क्योंकि लोग बड़े मुतासिर हैं, शदीद परेशानी के शिकार हैं। लेकिन आज के लिए इस प्रोग्राम से इसी के साथ ज़्यादा चाहता हूँ कि दुआ है मेरे मुल्क के लिए सब कुछ मामला ठीक हो जाए, मौशी बहरान ख़त्म हो, रमज़ान मुबारक का अख्ताम है, ईद उल फितर आ रही है, अल्लाह हमारे ऊपर आसानियाँ करे। अल्लाह हाफ़िज़।